खान सर का रैपिड फायर राउंड, चाय वाला इंटरव्यू मनक गुप्ता के साथ, मोदी, मनमोहन सिंह, नेहरू जी। मतलब एक रैपिड फायर है ये खान सर का। और ये वीडियो News24 से ली गई है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक कमेंट सेक्शन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। खान सर, अब मेरा एक रैपिड फायर राउंड, मैं छोटे छोटे नाम लूंगा, एक एक नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको बोलना है, आराम से। हाँ। ओके। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। आप पसंद करते हैं? हमारे पसंद का हम तो हमसे आप 10 नेता का नाम पूछेंगे, हम कहेंगे 10 को पसंद करते हैं। ओके। प्रियंका गांधी अच्छी बहन है उनकी। सोनिया गांधी सब एक ही पार्टी से पूछेंगे। अरे बहुत लंबी लिस्ट है। आगे मनमोहन सिंह एक अच्छे व्यक्ति और एक अच्छे अर्थशास्त्री, और जिन्होंने 1991 में जो किया था ना, उनको विपक्ष भी नहीं भूल सकता है। चाहे वो मनमोहन सिंह हो और अटल बिहारी वाजपेयी हो, रतन टाटा और एपीजे अब्दुल कलाम। हम 4 लोगों को बताते हैं इस देश को कैसे लोगों की जरूरत है। मनमोहन सिंह सिख धर्म से आते थे, लेकिन कोई इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, देश के लिए क्या नहीं किया। रतन टाटा पारसी धर्म से आते थे, देश के लिए सब कुछ कर दिया यहाँ पर। एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम से आते थे, सब कुछ कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़ापे में परमाणु बम दिया, जो आज भी हम लोग खड़े होकर रहते हैं। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है, इस तरह के लोगों की जरूरत। ओके। नरसिम्हा राव उस समय इन्होंने इनके लिए बहुत खुशनसीब थे कि इनको मनमोहन सिंह जैसा एक व्यक्ति मिला था, जिन्होंने अर्थव्यवस्था से बचा के इनको लेके चलाया था। अच्छा, ओके। वीपी सिंह उस समय का जो पॉलिटिक्स मांग रहा था, उसी रास्ते पे चल दिए थे। राजीव गांधी दूसरे के कहने के वजह से कई डिसीजन लिए जो इनको बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा। चाहे हम वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बदलना पड़ा, शाहबानो वाला केस। दोस्तों ये राउंड फायर हो, खान सर बहुत ही ईमानदारी के साथ में अपने सारे जवाब देंगे। और जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ नेता जैसे कि मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया है, कभी भी हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं किया है। शाहबानो वाले केस में इन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा काम कर दिया, नहीं समझ में आया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, मान लेना चाहिए था। फिर बफोर्स तो घोटाला में फंसे और फंसते चले गए। फिर वो स्विस बैंक, लोटस अकाउंट, क्या 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 चीजें एक ही साथ होते गई। उसके बाद से तो दुर्घटना ही हो गई इनके साथ। संजय गांधी छोटा सा कार्यकाल। इंदिरा गांधी आयरन लेडी, सच में अगर भारत में रहती तो नक्शा चेंज हो गया रहता। नेहरू जी अंधेरी गली के मुहाने पे जिसको देश पे छोड़ के गए थे सब, जवाहरलाल नेहरू को, तो नेहरू को वर्ल्ड लीडर बनने की अगर चाहत ना होती, वर्ल्ड लीडर बनने की चाहत ना होती, तो देश का ये हाल नहीं हुआ रहता। चाइना पे बिना मतलब का भरोसा करना, कश्मीर का मुद्दा लेके जाना, यूएनओ में लेके जाना, अपने आप को यूएनओ का महासचिव बनाने की ये सोच लेना, बिल्कुल एकदम गलत। चाइना के प्रति तो इनसे घटिया नीति कोई लाया ही नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर अनमैचेबल, चेहरा खिल गया एकदम, अम्बेडकर जी का नाम आते हैं। अनमैचेबल, अम्बेडकर साहब अनमैचेबल। और ये तो आप कह ही चुके कि उनको पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए था देश का। ये सरदार पटेल आयरन मैन, बिल्कुल एकदम। उन्होंने बहुत किया, सारे छोटे छोटे राज्यों को जोड़ के किए। उनका कोई मतलब बैकडोर सपोर्ट नहीं था। एक मिडिल क्लास से आने वाले व्यक्ति, जिनको पढ़ाई के लिए भी इतना संघर्ष करना पड़ा और देश के लिए इतना बेहतरीन काम किया, जोड़ के रखा। चाहे उनका सबसे बड़ा योगदान लक्षद्वीप को आधे घंटे पहले जोड़ा, जो लोग बहुत बार इसको नहीं देख पाते। वो लक्षद्वीप को जोड़े और इधर कश्मीर भरोसे बैठे थे जवाहरलाल नेहरू का। कश्मीर में उतना इंटरेस्ट वो नहीं लिए थे, बट जो साउथ वाला एरिया था उस सबको एकदम बेहतरीन ढंग से जोड़ के रखे। वो मतलब 10 साल और जी जाते तो देश की स्थिति कुछ और होती। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु 1950 में हो गई। और लोग कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए। अब यकीन मानिए, हमें जहां तक लगता है अगर वो जीवित रहते और 1951 का चुनाव रहता तो जरूर वो बनते, नो डाउट इसमें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कोई अगर जीवित ही नहीं, जैसे अभी हम कहें कि एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हैं या द्रौपदी मुर्मू, अरे भैया अब्दुल कलाम साहब नहीं है। महात्मा गांधी ने बहुत लंबा संघर्ष किया। इंग्लैंड उस समय जाके पढ़े थे। आज हम लोग की औकात नहीं है कि हम जाके घूम आ सके, वो उस समय पढ़े थे। धन दौलत से कोई कमी नहीं थी। उस समय वो इतने बड़े वकील थे कि भारतीयों का केस लड़ने साउथ अफ्रीका गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद
आधी धोती पर उस इंसान ने पूरा जिंदगी बिता दिया, कोई पद नहीं लिया देश के बनने के बाद। अगर वो कहते कि मैं देश का राष्ट्रपति बनूंगा तो पक्का बन जाते, जो चाहते वो पद मिल सकता था, नहीं लिए। गलती क्या थी कि इरविन के साथ जब समझौता कर रहे थे 1931 में, 5 मार्च 1931, तो जो दिल्ली पैक्ट समझौता चल रहा था इरविन के साथ, तो इरविन से कहे थे कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ देने के लिए। इरविन इतना चतुर और इतना कमीना व्यक्ति था कि उन्होंने भगत सिंह को राजनीतिक कैदी घोषित ही नहीं किया, उन्होंने भगत सिंह को आपराधिक कैदी घोषित किया। और साइन जो हुआ था समझौता पे कि अंग्रेज सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे, तो ज्यादातर राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया गया और भगत सिंह के ऊपर आपराधिक मुकदमा लगा दिया क्योंकि इन्हें असेंबली में बम फेंके थे। अब जब यहाँ पे इनसे गांधी जी से सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ, उन्हें सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब 1931 में चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड था और उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारियां चल रही थी, तो वो चाहता था इंडिया को शांत करे। इसलिए इरविन के ऊपर दबाव था कि कैसे भी गांधी को भेजो, और गांधी इस समय दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। अगर गांधी जी इस बात पे स्टिक हो जाते कि नहीं भगत सिंह की फांसी माफ की जाए, तो इरविन को मजबूरी अपना वीटो पावर लगाकर भगत सिंह की फांसी रोकनी चाहिए। लेकिन गांधी को लगा कि राजनीतिक कैदी हम छोड़ देते हैं, और यहाँ उन्हें नहीं छोड़ा गया। और इसका दाग गांधी तब तक नहीं धुल सकते हैं जब तक यह पृथ्वी रहेगा, और इसके बाद लालछन उन पर लगा देना कि इन्होंने देश का बंटवारा कर दिया, ये गलत बात है। माफी का आपने जिक्र किया, तो वीर सावरकर को राजनीतिक ढंग से देखा गया है। जब तो जेल में नहीं गए थे तब उनका जीवन अलग है, जेल से आने के बाद अंग्रेज स्वयं उनको पेंशन देते थे, 20 रुपए या 25 रुपए पेंशन था उनका। मतलब माफी मांगकर गलत किया। देखिए, अगर माफी वो मांग लेते तो भगत सिंह भी माफी मांग लेते तो वो भी बच जाते। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन ये क्या है ना कि ये ऐतिहासिक मुद्दे से हटा के इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। एक इंसान ये सोचता है कि आपके मुंह से उनकी तारीफ निकले, और एक इंसान सोचता है आपके मुंह से उनका विरोध निकले, और दोनों पक्ष, दोनों जो धर्रा है वो ये नहीं देखना चाहता है कि मतलब असली बात क्या चीज थी वहां पर। नाथूराम गोडसे जिन्ना को मार देता भाई, ये तो इंसान है। 80 साल के बूढ़ा आदमी को धक्का नहीं मारा जाता है। जिन्ना को मारने में क्या जा रहा था? लॉर्ड माउंटबेटन को मार देते, रेडक्लिफ को मार देते, बिरला मंदिर में जाके मार दिए किसको? गांधी। अच्छा, मारने से मिला क्या? सारी हटा दीजिए। जो लोग नाथूराम गोडसे के पक्षधर हैं वो ये बता दे कि मारने से क्या बदल गया, देश को क्या नई चीजें मिल गई। और हम यही कहते हैं कि जिन्ना को मार देते तो देश का विभाजन नहीं हो सकता। क्या देश का पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे? देखिए, जो हत्यारा तो कही देंगे, हत्यारा तो था। अब आतंकवाद की अलग अलग परिभाषा है। इजराइल अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं मानता है तो उसकी क्या परिभाषा कहिएगा? दुनिया देखा अजमल कसाब को, इजराइल नहीं माना तो हम क्या कहें? ओके, आज के नेताओं पर आ रहा हूं। नरेंद्र मोदी थकते नहीं है एक तरह से, और हमेशा मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान एजुकेशन पे देते। तो खान सर के रैपिड फायर राउंड का कोई जवाब नहीं है। और नरेंद्र मोदी साहब की बात आई, नरेंद्र मोदी जी इसमें कोई शक नहीं है, वो लगातार देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन पे ध्यान देने की जरूरत है, ये बात तो माननी पड़ेगी। अमित शाह, अब इनका तो क्या कहिएगा, चाणक्य कहा जाता है, राजनीतिक रूप से डिसीजन एक्टिव लेते हैं। योगी आदित्यनाथ, जो करना है करेंगे, जो आए देख लिया जाएगा। नीतीश कुमार बिहार को, मतलब जिस तरह हम अपना घर बनाते हैं कि यहाँ नल लगा दे, यहाँ पूजा घर, यहाँ बेडरूम, उस इंसान ने न बिहार को उस तरह से सजाया है, नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार के विरोधी भी इस बात का एहसास दिखाते हैं, लेकिन अभी उम्र की वजह से, और कुछ लोग वही बताते हैं जो ब्रेन में अल्जाइमर होने की वजह से, अब उनके बिहार पे कौन डिसीजन ले रहा है अब ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके, लगता है बीजेपी का सीएम आने वाला है बिहार के लिए। अब जो जनता डिसाइड करेगी, हम लोग क्या कर सकते हैं। तेजस्वी यादव, एजुकेशन जो, और ये क्या नाम है, वैकेंसीज बिहार में ना, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, पूंजी नहीं है, तो यहाँ एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो रोजगार पर डिपेंड करता है। एक घर में एक इंसान को रोजगार मिल जाए ना तो 2 परिवार संभल जाते हैं। एक लड़का को नौकरी मिल गया, उसका परिवार सुधर गया, और एक बेरोजगार लड़की से वो शादी कर लेता है। तो बिहार में एक नौकरी मतलब 2 परिवार।
तो इतनी ज्यादा वैकेंसीज और इतना ज्यादा नौकरी पे बात करना, ये यहाँ की मूलभूत समस्या है। ये चीज गुजरात में नहीं सक्सेस हो, क्योंकि गुजरात के लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, वहाँ बिजनेस चाहिए। बट यहाँ पर जो उन्होंने रोजगार और वैकेंसी और महंगाई पे जो बात की है, ये मेन धरातल के मुद्दे हैं। तेज प्रताप यादव, उनका तो अलग धार्मिक, आध्यात्मिक और ये सब चीजों में लगे रहते हैं। कन्हैया कुमार, अपना उनका भी एकदम एक स्टैंडर्ड फिक्स है कि हम अपना क्रांति वाला जो विचारधारा है और जो जेएनयू वाला टच है, हाँ। हम ये धरातल की चीजों को चेंज करेंगे और जो गवर्नमेंट उन पे केस लगा के रख रही है, तो हमको ही नहीं समझ में आता है। 10 साल 20 साल पुराना केस है, यस नो करके खत्म करो। अभी इस बात है, आप खुद से सोचो। हाँ, 10 साल हो गए उसको, 10 साल पुराना केस है, यस नो। अब आदमी कंफ्यूजन में रहता है, हुआ है नहीं हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी, अभी इधर जो विदेश ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारे डेलीगेट गए थे, उन्होंने बहुत बढ़िया वहां पे जो मिडिल ईस्ट हो गया या अरब देश में हो गया, जो बेहतरीन ढंग से पाकिस्तान को धोया उस इंसान ने, कंप्लीट अपना वो जो एक स्टेटस था, जो एक पहचान थी, छवि थी, कंप्लीट बदल दिया उन्होंने। ऐसे देश के मुद्दे पे सबको एक होके रहना चाहिए। दोस्तों, खान सर जो भी बोल रहे हैं अपने सच्चे दिल से बोल रहे हैं। जब पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चला तो ओवैसी साहब ने इसको फुल सपोर्ट किया है, माशाअल्लाह। अखिलेश यादव बढ़िया काम किए एक्सप्रेस वे से। उत्तर प्रदेश में एक चीज अच्छा लगा ना, जो सीएम आया सब लगड़ के काम किए। चाहे मायावती आई, हमने ये एक्सप्रेस वे बनाया, ये डेवलपमेंट किया, नोएडा बसाए। अखिलेश यादव आए, हमने लैपटॉप दिया, बिजली दी, सड़क, हाईवे, मेट्रो। ये योगी आदित्यनाथ है, गाड़ी पलटे, बुलडोजर चलाएंगे, ये सब जो आता है ना कोई काम करता है वहां पे। यूपी में ये चीजें ठीक लगती है। अरविंद केजरीवाल एजुकेशन सिस्टम में ना जितना उन्होंने काम किया था, एजुकेशन पूरे इंडिया को वो एजुकेशन सिस्टम अपनाना चाहिए जो वहां पे काम हुआ था। खास करके जो बिजनेस आइडियाज थे या फिर जो स्कूली बच्चों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो सरकारी स्कूल में आदमी जाता था ना तो लगता था कि यहाँ गरीब पड़ेगा, बिल्डिंग गिर रही है, तो जो उन्होंने चेंजिंग लाया था। मनीष सिसोदिया ने मिलकर जो किया, हाँ, मनीष सिसोदिया ये लोग मिलकर किया, बहुत अच्छा काम किया। ओके, हाँ, इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हाँ। लालू यादव, जो उनको जो बिहार मिला था ना, वहां पे एक गरीब और छोटे जात का इंसान को लाठी मारा जाता था, तुम चौकी पे नहीं बैठ सकता है, कुर्सी पे नहीं बैठ सकता है। वहां पे उन्होंने बहुत सुधार किया, लेकिन फाइनेंस कंट्रोल नहीं कर पाए, पैसा कहाँ गया पता नहीं चला। तो उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट कहेंगे तो जो नहीं जिनको अधिकार नहीं मिलता था उनको अधिकार दिलाए। सबसे बड़ा फेल्योर कहिएगा तो फाइनेंशियल कंट्रोल कुछ नहीं था, और जो उनके जानने वाले थे लोग ना, अंधाधुन नौटंकी किया सब, अंधाधुन जो उनको जानने वाले, तो अपने जानने वाले को और फाइनेंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। विकास दिव्य कीर्ति, एजुकेशन सेक्टर में बड़ा शालीनता से पढ़ाते हैं। बातचीत है आपकी? कोई मुलाकात हुई है? सारे शिक्षकों से बात, कंपटीशन नहीं रहता है? नहीं, ऐसा क्यों बात, वो अपना अलग अपना पढ़ा रहे हैं, हम अपना पढ़ा रहे हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस उनका है कि थोड़ा शालीनता से चीजों को बताते हैं, हमारा बात हम एग्रेसिव बताते हैं। आप मानते हैं कि आप अग्रेसिव है? खुद को मानते हैं? उनको फौज में जाना था तो फौजी वाला, और वो टीचिंग में आए वहां पे, और हमको तो अभी कहते हैं कि हमको टीचिंग, मतलब टीचिंग हम दिल से बताते हैं, हमको टीचिंग पसंद है। ओके, अवध ओझा सर हिस्ट्री के सेक्टर में बहुत काम किए। अब इधर इलेक्शन भी वो लड़े थे। अगेन बात है कि लोगों के वोट पर उनका हक होता है, वोट देना ना देना किसी का पर्सनल चॉइस है, बट एजुकेटेड लोगों को एजुकेशन में आना चाहिए। खान सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच चाय वाले इंटरव्यू के लिए। बहुत मजा आया मुझे आपके साथ बातचीत, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, तो ये था खान सर का रैपिड फायर राउंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और सबसे अहम बात यह है कि एजुकेशन ज़रूरी है। केजरीवाल जी को ले लो या अखिलेश यादव को ले लो, इन्होंने एजुकेशन के सिस्टम में कुछ ना कुछ ज़रूर किया है। जैसे कि खान सर ने बताया कि आज के समय में एजुकेशन में ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। एजुकेशन दिन ब दिन नीचे, एजुकेशन का लेवल दिन ब दिन नीचे बढ़ता जा रहा है। अगर कोई भी नीट की तैयारी करने जा रहा है तो कम से कम 1 लाख, जब तक इंसान के पास 1 या 2 लाख एक्स्ट्रा नहीं होंगे वो ऑफलाइन नहीं पढ़ पाएगा। अब रही ऑनलाइन की बात कि ऑनलाइन में 5,000 6,000 में पढ़ाई हो जाती है, मेरा भाई ऑनलाइन में वो बात नहीं आ पाती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में इतना ही फ़र्क है, जिस तरीके से आप बच्चों को स्कूल भेजते हो वो स्कूल में पढ़ता है और घर पर आके रिवीजन करता है। और अगर ऑनलाइन का ले लो
तो ऑनलाइन में इंसान घर पे पढ़ेगा तो फिर घर पे ही रिवीजन करेगा, थोड़ा बोर सा हो जाता है। तो आपको कैसी लगी वीडियो अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।